इज़ वेलकम बैक टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ रैंकर 450। आज की इस वीडियो में हम लोग 2021 के सेट ए और सेट बी मतलब के फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो बिहार बोर्ड मैट्रिक 2021 और 2021 के सेट ए और सेट बी में पूछा गया है। चलिए हम लोग जल्दी से वीडियो को डिस्कस करना शुरू करते हैं। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चंस पे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 2021 में टोटल 80 क्वेश्चन पूछा गया था साइंस का, और सेट ए हो या सेट बी हो दोनों में। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 1 मिली एम्पियर बराबर कितना एम्पियर होता है। तो याद रखेंगे 1 मिली एम्पियर बराबर 10⁻³ एम्पियर होता है और 1 माइक्रो एम्पियर बराबर 10⁻⁶ होता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, डीजल का उपयोग बताएं। तो डीजल का उपयोग ऐसे तो भारी वाहनों में भी होता है, लेकिन रेल इंजनों में भी कभी कभी डीजल का उपयोग होता है। इसलिए जब इनमें से सभी ऑप्शन रहे तो हम लोग करेक्ट ऑप्शन पे ज़्यादा ध्यान देंगे। तो उसके अलावा विद्युत उत्पादन में भी डीजल का उपयोग होता है। तो इनमें से सभी हम लोग का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। थर्ड है, सौर ऊर्जा को रूपांतरित करता है। तो किस में? तो सौर ऊर्जा मतलब सोलर एनर्जी को किस चीज़ में रूपांतरित करता है? तो वो विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, जिसका आंसर हम लोग का डी करेक्ट हो जाएगा। तो 3 का आंसर डी हम लोग का करेक्ट है। क्वेश्चन 4 पे आते हैं, सोना की परमाणु संख्या कितनी होती है। तो सोना की परमाणु संख्या अगर पूछा जाए तो वो हो जाएगा 79। क्वेश्चन 5, और यहाँ पे कॉपर का हो जाता है मैकोनिका जी, मतलब कि कॉपर का हो जाता है 29। और यहाँ पे फिर आगे ये सब हम लोग का याद करने का ज़रूरत नहीं है, जो पूछ सकता है वो हम बता रहे हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन 5 पे आते हैं। 5 है, निम्न में से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं करता। तो ऑक्सीकरण की क्रिया इनमें से कौन नहीं करता? तो हम लोग जानते हैं श्वसन में ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, दहन में मतलब कि जब हम लोग जलाते हैं कोई चीज़ उसमें भी ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, भोजन के पचने में भी होती है। तो इसका जो हम लोग करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अवक्षेपण। अवक्षेपण में ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी है। तो ऐसे तो हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है। तो उस हिसाब से अगर हम लोग निकालेंगे तो ऐसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं 1:2, 2:2 और 2p। ऑक्सीजन कितना नंबर पे आता है? 8, तो 4 हो जाएगा। तो 4 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे शेल लास्ट में देखेंगे तो ये 2 ही हम लोग का आंसर करेक्ट होगा। तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है, अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान कितना होना चाहिए। तो हम लोग जानते हैं कि अम्लीय वर्षा मतलब कि एसिडिक पीएच होना चाहिए, उसके लिए तो 7 से कम होना चाहिए। लेकिन अगर अम्लीय वर्षा के बारे में पूछा जाए तो वो एक स्पेसिफिक होता है, जो हम लोग का 5.6 से एकदम करेक्ट हो जाता है, उससे कम रहेगा तब अम्लीय वर्षा उसको काउंट करेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन 8 पे। 8 है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो जैसा कि ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चींटी के डंक में अगर पूछेगा तो उसमें हो जाएगा मेथेनोइक एसिड। इसका अगर कॉमन नेम पूछेगा तो वो हो जाएगा हम लोग का फॉर्मिक एसिड। तो इस ये भी आता है एग्जाम में कि फॉर्मिक एसिड किसके डंक में पाया जाता है या फॉर्मिक एसिड कहाँ पाया जाता है। अब आते हैं सिट्रिक एसिड। तो सिट्रिक एसिड हम लोग जानते हैं, सिट्रिक मतलब होता है खट्टा पदार्थ, वैसा पदार्थ जो खट्टा हो, जिसमें विटामिन सी पाया जाता है। तो जैसे ऑरेंज हो गया, संतरा, ये सब में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। और टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। और एथेनोइक एसिड हम लोग जानते हैं किसको बोलते हैं, तो कार्बोजिलिक एसिड का इथेन ग्रुप को कहते हैं। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे, निम्न में से कौन संवहन ऊतक है। संवहन ऊतक हम लोग कहते हैं जाइलम फ्लोएम, दोनों को मिला के संवहन ऊतक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है। तो प्रोटोजोआ के बारे में अगर पूछा जाए तो वो कैसे करता है, तो वो विसरण के द्वारा, सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा करता है प्रोटोजोआ। तो इसका आंसर हम लोग का बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 11 पे आते हैं, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है। तो मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है, जिसे लीवर कहते हैं। और इसके अलावा एड्रिनल ग्लैंड से हम लोग का कॉर्टिसोल रिलीज होता है, जो किडनी के ऊपर होता है। इससे हम लोग का ब्लड सर्कुलेशन और अनफेवरेबल कंडीशन में, जैसे हम लोग का मान लीजिए किसी को शेर देख लिया और शेर देखने के बाद किसी का जो एकदम हार्ट बीट स्पीड हो जाता है और ऑटोमेटिक वैसा काम कर गुजरता है जो काम वो नहीं कर सकता था कभी अपने प्रैक्टिकल लाइफ में। तो वो सब जो हार्मोन रिलीज होता है वो एड्रिनलिन से होता है, जिसमें हम लोग का बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, वो सब आप लोग को, एफिनेफ्रिन, नेफ्रिन, ये सब आप लोग को याद करने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं हम लोग मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, इसका तो आंसर यकृत करेक्ट है। लेकिन चौथा ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और दूसरा ऑप्शन हो गया अंडाशय। तो अंडाशय हम लोग ओवरी जानते हैं, जो फीमेल पार्ट होता है, फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम ओवरी का होता है, जिसमें फर्टिलाइजेशन होता है। अग्नाशय पैंक्रियास कहते हैं, ये हम लोग का इंसुलिन सिक्रेट करता है, जो हम लोग के सिलेबस में है उसके बारे में बात करें। बाकी तो ये इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें भी सिक्रेट करता है, जो 11th-12th में आप लोग आगे जाके पढ़ेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो 12th है, शरीर के संतुलन को बनाए रखने में कौन मदद करता है। तो देखिए, सबसे पहली बात, शरीर के संतुलन को बनाने के लिए सेरिब्रम नहीं बल्कि सेरिबेलम मदद करता है। तो इसका आंसर सेरिबेलम करेक्ट हो जाए। लेकिन अगर स्ट्यूशियन ट्यूब भी बोलेगा, जो कान में पाया जाता है एक फ्लूइड, तो वो फ्लूइड भी शरीर का संतुलन बनाने में मदद करता है। तो वो भी अगर ऑप्शन में रहेगा तो वो भी करेक्ट हो सकता है। तो ये बात काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखेंगे आप लोग। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे।
किशोर अवस्था में होने वाली शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या है? तो देखिए, किशोर अवस्था में जो शारीरिक परिवर्तन होता है उसका दो कारण है। जो मेल में होता है वो टेस्टोस्टेरोन के कारण होता है, जिसे एंड्रोजन भी हम लोग बोल सकते हैं, ऐसे हम लोग 10th के लेवल के बेसिस पे, लेकिन 12th में ये चेंज हो जाता है, तो ये ख्याल रखेंगे। और ईस्ट्रोजन भी होता है, ये हम लोग का फीमेल में पाया जाता है, और जबकि ये मेल में पाया जाता है, जो हम लोग का एडोलेसेंस से प्यूबर्टी में जाने के टाइम हम लोग के बॉडी से सीक्रेट होता है, जिसके कारण हम लोग का सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर दिखता है। जैसे मर्द में मोस्टीचर मतलब मोछ और दाढ़ी का आना, औरतों में साइज डेवलप होना बहुत सारी चीज़ों का, उसके अलावा फिर प्राइवेट पिट्स पे हेयर आना, ये सब हम लोग का सेकेंडरी कैरेक्टर्स है जो हम लोग को एडोलेसेंस से प्यूबर्टी में आने में हम लोग की मदद करता है, और इसमें हम लोग का पहचान होता है कि कौन मर्द है और कौन औरत है। तो इसका जो हम लोग करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए और बी दोनों। अब आते हैं क्वेश्चन 14 पे, मानव हृदय में कितने कोष्ठ है? तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हृदय मानव में पूछा गया, तो मानव मैमेलिया है, तो मैमेलिया के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। इसके अलावा अगर पूछा जाए रेप्टाइल्स में, रिप्टाइल हो गया जिसे सर्पी श्रित ऐसी कुछ बोलते हैं, तो वो सब में 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, लेकिन क्रोकोडाइल में ये एक स्पेशल एग्जाम्पल है, उसमें 4 चैम्बर्ड होता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए हम लोग याद कर लेंगे। और उसके अलावा पक्षी उक्षी में 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, और यहाँ पे 3 चैप्टर पर 4 चैम्बर्ड हार्ट आप लोग पढ़े ही होंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। 15 क्वेश्चन है, रक्त क्या है? तो रक्त एक ऊतक है। कैसा ऊतक है? तरल संयोजी ऊतक है, मतलब फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। वो क्या करता है, बहुत सारे पदार्थ को जो हमारे बॉडी की ज़रूरत है उसको तमाम बॉडी के जगह पर सब ऑर्गन के पास पहुँचाता है। जैसे एलर्जी हो गया, उसके बाद हार्मोन हो गया, हार्मोन भी ब्लड में सिक्रीट होता है, ये एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा काम किया जाता है। अब आते हैं हम लोग का क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर ए करेक्ट हो जाएगा, जो हो जाएगा रक्त तरल संयोजी ऊतक है। क्वेश्चन 16, जीन शब्द किसने दिया? तो जीन शब्द जोहानसन ने दिया। और उसके अलावा चार्ल्स डार्विन द ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक किताब लिखे थे मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल, इसे अनुवांशिक का पिता कहा जाता है। और लैमार्क हम लोग 12th में पढ़ने वाले हैं, जिसमें क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बाद हम लोग का जो कुछ दिया गया है वो सब लैमार्क ने दिया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो 17 पे है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो नरम लोहा का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन 18 पे आते हैं, जब किसी चालक तार विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या होता है? तो कभी भी वो कोई भी कण जो गतिशील होगा वो नेगेटिव पार्टिकल होगा, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन कहते हैं। प्रोटॉन होगा नहीं, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों हम लोग का सेंटर में रहता है। तो सेंटर में कभी भी अगर कोई ये एटम है, एटम के सेंटर में पी और एन मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहेगा, तो हम लोग जानते हैं कि वो तो सेंटर में रहेगा, तो वो बाहर हम लोग का गमन नहीं करेगा। तो जो गमन करेगा वो इलेक्ट्रॉन करेगा। इलेक्ट्रॉन का मास काफ़ी ज़्यादा नेग्लिजिबल होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन हम लोग का आसानी से चार्ज को त्याग भी सकता है, चार्ज को ग्रहण भी कर सकता है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 पे। तो 19 क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है कि ओम का नियम क्या है? तो ओम का नियम को कहते हैं V = IR। मतलब कह सकते हैं कि जब तापमान नियत हो, तो उसके अलावा जो तापमान जब नियत हो हम लोग का, तो जो करंट बहता है वो डायरेक्ट विभव के समानुपाती होता है। क्वेश्चन नंबर 20, विभवांतर का SI मात्रक क्या है? तो विभवांतर, दो विभव के बीच की दूरी को विभवांतर कहते हैं, जिसे पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। इसके जो SI मात्रक है वो हो जाएगा वोल्ट, वाट हो जाएगा पावर का, जूल हो जाएगा ऊर्जा का, और एम्पियर हो जाएगा हम लोग जानते हैं धारा का। अब आते हैं हम लोग आगे, क्वेश्चन नंबर 21, एम मीटर का प्रतिरोध क्या होता है? तो देखिए, एक एम मीटर का प्रतिरोध पूछे वो बहुत छोटा हो जाएगा, लेकिन अगर आदर्श एम मीटर का पूछेगा तो वो 0 हो जाएगा। अब आते हैं 22 पे, विद्युत बल्ब में फिलामेंट निम्न में से किस धातु का बना होता है? तो अगर विद्युत बल्ब में पूछा जाए फिलामेंट, तो वो हम लोग जानते हैं कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का, इसका करेक्ट आंसर टंगस्टन हो जाएगा। विद्युत बल्ब के लिए टंगस्टन हम लोग यूज़ करेंगे। और अगर पूछा जाए कि हीटर के लिए, तो हीटर के लिए नाइकोल निक्रोम जिसको बोलते हैं, मतलब निकेल और क्रोमियम का मिक्सचर होता है। अब आता है हम लोग क्वेश्चन नंबर 23। तो 23 में रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है? तो रियोस्टेट क्या करता है, ये धारा की माप को मतलब परिणाम को या तो बढ़ाता है या तो घटाता है। तो वृद्धि ये हो जाएगा और कमी ये भी हो जाएगा, तो मतलब इसका आंसर दोनों सही होगा। तो यहाँ पे वृद्धि या कमी होना चाहिए तीसरा ऑप्शन में, वृद्धि या कमी। तो हम लोग का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर हम लोग का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 23 का सी। अब आता है 24 पे। क्वेश्चन 24 का है, विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या है? तो 24 का क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आवेश का SI मात्रक पूछेगा तो वो हो जाएगा कूलॉम, धारा का पूछेगा तो वो हो जाएगा एम्पियर। दोनों में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, हम लोग का एग्जाम में बन सकता है। क्वेश्चन आता है 25, श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या है? तो श्वसन पूछा है हम लोग से, तो श्वसन का अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, जल भी होता है, उसके साथ एनर्जी भी निकलता है श्वसन में। तो इसका आंसर हम लोग का डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं
36 पे, दांत की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो जैसे मान लिया जाए कि ये हम लोग का दांत है और दांत की सबसे ऊपरी परत को हम लोग इनेमिल कहते हैं, और ये इसके बाद जो अंदर का परत आता है वो डेंटाइन होता है। इसलिए हम लोग का जो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इनेमिल। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। मानो आहार नाल की सबसे लंबा भाग क्या है? तो आहार नाल का सबसे लंबा भाग अगर पूछा जाए तो वो हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसे हम लोग छोटी आंत कहते हैं। 27 के बाद आता है 28 पे। परागन निम्न में से किसके अंदर बनते हैं? परागकण, मतलब कि पॉलन ग्रेन्स किसके अंदर बनते हैं? तो पॉलन ग्रेन हम लोग जानते हैं पॉलन ग्रेन हम लोग का बनते हैं परागकण के अंदर, परागकण बनते हैं परागकोश के अंदर, सॉरी। तो परागकोश का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का वो हो जाएगा हम लोग का ए। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर परागकोश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। चालनी नालिकाएं पाई जाती है, तो चालनी नालिकाएं को इंग्लिश में हम लोग सीव ट्यूब बोलते हैं। तो वो किस में पाई जाती है? तो सीव ट्यूब हम लोग जानते हैं फ्लोएम में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 29 के बाद 30 पे आते हैं। आरबीसी की जीवन अवधि कितनी होती है? तो देखिए, अगर आरबीसी की जीवन अवधि पूछी जाए तो वो हो जाएगा 120 डेज। तो टोटल आंसर हम लोग का इसका करेक्ट हो जाएगा 30 का 1। क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन है। न्यूरॉन के अलावा अगर पूछा जाए मसल सेल तो ये नहीं होगा, अस्थि सेल ये भी नहीं होगा, मास्टर सेल ये भी नहीं होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। 32 में अंडाणु निषेचित होता है किससे? तो अंडाणु निषेचित होता है स्पर्म से, लेकिन कहाँ होता है? तो ये निषेचित होता है फैलोपियन ट्यूब में। जब मान लिया जाए एक यूट्रस में अगर स्पर्म ट्रांसफर करता है, तो ट्रांसफर जब करने के बाद यहाँ से जब अंडा आता है तो ये फैलोपियन ट्यूब में 24 घंटा वेट करता है ओव्यूलेशन के 14वें दिन, और ओव्यूलेशन को जो कंट्रोल करता है वो LH हार्मोन कंट्रोल करता है, जिसे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहते हैं। और जब स्पर्म जाता है और जाने के बाद वहाँ अंडा से फर्टिलाइज करता है, तो स्पर्म के हेड पर एक एक्रोसोम नाम का एक पार्ट होता है जो वहाँ से एक केमिकल सिक्रीट करता है, जिससे ओवम में छेद हो जाता है और स्पर्म अंदर घुस जाता है फ्लैजेलल मूवमेंट के द्वारा। और फिर वहीं से जाइगोट बनता है, जाइगोट से टूथ सेल के बाद क्लीवेज होता है, मोरुला बनता है, ब्लास्टुला बनता है, गैस्टुला बनता है, ब्लास्टोसिस्ट बनता है, फिर उसके बाद एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो बनने के बाद फिर वो 3 लेयर में डिवाइड होता है, जिसे हम लोग एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म कहते हैं। तो जो एंडोडर्म होता है वो इनर विसरल ऑर्गन, मतलब कि अंदर का जो पार्ट है हम लोग का वो बनाता है। और मीजोडर्म हम लोग का जैसे ब्लड का, मीजोडर्म हम लोग का हो गया जैसे संयोजी ऊतक हो गया, हम लोग का जैसे नर्वस टिश्यू हो गया, ये सब हम लोग का बनाता है। और एक्टोडर्म हम लोग का बाहरी त्वचा जैसे स्किन्स हो गया, और ये सब बाहरी वाला काम के लिए बनाता है। तो हम लोग जानते हैं कि एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि हार्ट मतलब कि हृदय कैसा है? तो हृदय मीजोडर्मल ऑरिजिन है, मतलब कि ये बीच वाले लेयर से बना है। अब आते हैं हम लोग आगे। क्वेश्चन नंबर 32 के बाद आते हैं 33 पे। 33 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन नहीं है? तो इथिलीन पादप हार्मोन है, साइटोकाइनिन भी है, ऑक्सीन भी है, तो ऑक्सीटोसिन ये हम लोग का करेक्ट आंसर होगा। ऑक्सीटोसिन हम लोग कहते हैं बर्थ गिविंग हार्मोन, या मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन, या लविंग हार्मोन, तीनों इसे कहा जाता है। मतलब कि ये प्यार को बढ़ावा देता है। अगर माँ बच्चे को दूध पिला रही है तो उस वक्त माँ के दिमाग से ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है, जो बच्चे के लिए दूध का स्राव मतलब सिक्रीशन बढ़ाता है। चलिए अब हम लोग आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। फूल में नर प्रजनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तो फूल में नर प्रजनन अंग अगर पूछे जाएगा तो ये हो जाएगा स्टामेन। तो स्टामेन में जो यहाँ होता है तो वो हो जाएगा हम लोग पुंकेसर, जिसे स्टामेन कहते हैं। अब आते हैं 35 पे। 35 क्वेश्चन हम लोग का, निम्न में से किसमें द्विखंडन नहीं होता है? तो द्विखंडन हम लोग जानते हैं कि ये हम लोग का अमीबा में होता है, पैरामीशियम में भी होता है, यूग्लिनोइड्स में भी होता है। अगर पैरामीशियम पूछे जाए तो ये होता है ट्रांसवर्स फिजन, मतलब कि ये अनुप्रस्थ होगा। और अगर ये अमीबा में पूछे ये हो जाए लॉन्गिट्यूडनल, मतलब कि अमीबा अगर ऐसे है तो ये ऐसे बटेगा, और ये पैरामीशियम अगर ऐसे है तो ये सीधा खड़ा बटेगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग का आंसर क्या पूछा है? आंसर हम लोग का पूछा है कि जिसमें द्विखंडन नहीं पाया जाता, तो वो हो जाए बिल्कुल करेक्ट ईस्ट। ईस्ट हम लोग का करेक्ट एग्जाम्पल है। ईस्ट में क्या होता है? तो ईस्ट में बडिंग होता है, हाइड्रा और ईस्ट में बडिंग पाया जाता है। अब आते हैं हम लोग 36 पे। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का जो स्रोत होता है, मुख्य स्रोत हम लोग का सूर्य का प्रकाश ही होगा, क्योंकि सूर्य का प्रकाश कभी खत्म होने वाला नहीं है, जैसा कि अब तक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है। अब आते हैं हम लोग आगे 37 क्वेश्चन पे। 37 है, निम्न में से किसे अनुवांशिक का पिता कहा जाता है? तो अनुवांशिकी मतलब कि फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स हम लोग जानते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। उसके अलावा चार्ल्स डार्विन के बारे में बताया कि वो एक किताब लिखे थे। अब आते हैं 38 पे। हरे पौधे कहलाते हैं, तो हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं। उसके अलावा आते हैं नर युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर गैमीट बोलेगा तो गैमीट में युग्मकों की संख्या 23 हो जाएगी, लेकिन अगर ह्यूमन बोले तो ह्यूमन में 46। तो गैमीट का आंसर हम लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 23। अब आते हैं हम लोग का 40 पे। 40 क्वेश्चन, ओजोन परत पाई जाती है। तो ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो 40 का हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा ये स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है, जिसे हम लोग क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच में पाया जाता है ओजोन लेयर। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाते हैं
उसे क्या कहा जाता है? तो वैसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग देते हैं और धन आयन बनाते हैं तो उसे हम लोग जानते हैं कि धातु कहा जाता है। अब आते हैं 42 पे, लोहा पर जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो जिंक जब लेपित किया जाता है तो उसे गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, जिसे गैल्वेनीकरण कहते हैं। तो इसका आंसर हम लोग का सी करेक्ट हो जाएगा। 43 पे आते हैं। 43 या निम्न में से कौन सहसंयोजी यौगिक है? सहसंयोजी यौगिक मतलब कोवैलेंट बॉन्ड। तो हम लोग जानते हैं कि सहसंयोजी आबंध द्वारा हाइड्रोकार्बन जुड़े रहते हैं, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन की श्रृंखला रहती है। तो उसका करेक्ट आंसर हम लोग का मीथेन हो जाएगा, जिस हम लोग का आंसर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं। आभूषण बनाने वाला सोना है कितना कैरेट का? तो जैसे अगर असली सोना रहेगा तो वो हम लोग 24 कैरेट का होता है, लेकिन अगर आभूषण बनाते हैं जिससे हम लोग जो ऑर्नामेंट बोलते हैं तो वो हम लोग का 22 कैरेट का सोना का रहेगा। अब आते हैं 45 पे। निम्न में से कौन सा उत्कृष्ट तत्व है? तो उत्कृष्ट तत्व मतलब नोबेल गैस। तो नोबेल गैस के बारे में अगर हम लोग से पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा आर्गन। ऐसे हीलियम भी होता है, नियॉन भी होता है, आर्गन भी होता है, जेनॉन भी होता है, रेडॉन भी होता है, क्रिप्टन भी होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। ताम्र और टिन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो देखिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया गया है कि तांबा और टिन के मिश्र धातु को कांसा कहते हैं, और अगर पीतल बोला जाए तो पीतल तांबा और जिंक के मिश्र धातु को कहते हैं। अब आते हैं 47 पे। प्लास्टर ऑफ पेरिस में का रासायनिक सूत्र क्या है? तो उसमें देखिए कैल्शियम सल्फेट होगा और उसमें हाफ ई होगा, जल होगा। तो ये हो जाए हम लोग करेक्ट आंसर बी, कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ H2O। अब आते हैं 48 पे। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? तो देखिए अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। तो यहाँ पे लवण हम लोग करेक्ट आंसर हो जाएगा, जल यहाँ पे ऑप्शन में ही। अगर लवण और जल दोनों रहेगा तो दोनों हम लोग करेक्ट मारेंगे। अब आते हैं हम लोग का 49 पे। बुझा हुआ चूना क्या किसे कहते हैं? तो बुझा हुआ चूना यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा CaOH होल ट्वाइस। और CaO ये बिना बुझा हुआ चूना है, और ये हम लोग का जब अभिक्रिया करता है तो ये हम लोग का ये निर्माण करता है। अब आते हैं 50 पे। 50 क्वेश्चन हम लोग का निम्न में से कौन भस्म नहीं है? तो भस्म नहीं है तो या तो अम्ल है या तो लवण है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे भस्म कौन कौन होगा। तो भस्म हम लोग का हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का जो हो जाएगा वो हो जाएगा NaCl। इसलिए NaCl होगा क्योंकि हम लोग जानते हैं कि धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति को होता है। तो ये हो जाएगा धात्विक ऑक्साइड, और ये हो जाएगा OH ग्रुप है तो ये भी हो जाएगा हम लोग का भस्म, और Na2CO3 कार्बोनेट है ये भी हो जाएगा हम लोग का भस्म। तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग का हो जाएगा NaCl। इसके अलावा आते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। जस्ता का अयस्क है? तो जस्ता किसको कहते हैं? जस्ता जिंक को कहते हैं। तो इसका अयस्क तो कौन है? जिंक ब्लेंड है। और बॉक्साइट अगर पूछे एल्यूमिनियम का है, सीने बार हो जाएगा Hg का। अब आते हैं हम लोग सोडियम क्लोराइड, तो NaCl का होता है। तो Na+Cl- पे वैद्युत अपघटन प्राप्त किया जाता है, जिसमें एनोड पे हम लोग का एनोड पे सोडियम मिलता है और कैथोड पे क्लोरीन मिलता है। अब आते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 52 है, सिलिकॉन है। तो सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन या तो उपधातु है, या तो मिश्र धातु है, या तो अधातु या धातु है। तो सिलिकॉन अगर पूछा जाए तो ये हम लोग जानते हैं कि इसका आंसर हो जाएगा उपधातु, मिश्र धातु नहीं है। अब आते हैं 53 पे। अल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित रहता है? तो देखिए अल्कोहल में कार्बन भी रहता है, ऑक्सीजन भी रहता है, हाइड्रोजन भी रहता है। तो अल्कोहल में यहाँ पे क्वेश्चन में होना चाहिए कौन सा तत्व उपस्थित नहीं रहता है। तो नहीं हो जाएगा जब यहाँ पे, तो इसका करेक्ट आंसर नाइट्रोजन हो जाएगा। तो हम लोग यही करेक्ट होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे। मेथनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है? तो मेथनोइक एसिड का सामान्य नाम फॉर्मिक एसिड होता है। इसके अलावा एसिटिक एसिड सिरका में पाया जाता है। लैक्टिक एसिड हम लोग जानते हैं कि दही के निर्माण में बनता है, जो हम लोग का लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया नाम का निर्माण करता है दही का। अब आते हैं हम लोग लैक्टिक अम्ल 2 बार हो गया, तो ये हम लोग का डिस्कस करने लायक नहीं है। अब स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? तो क्लोरोफिल भी होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड और जल भी होना चाहिए, सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में ही खाना बनेगा। तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग का डी हो जाएगा। अब आते हैं 56 पे। 56 का हम लोग क्वेश्चन है, मैग्नीशियम पाया जाता है। तो किसमें? मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है। और हाँ, एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हीमोग्लोबिन किसमें पाया जाता है? तो वो हो जाएगा लाल रक्त कणिकाएं में। और इसके अलावा एक और क्वेश्चन अगर पूछा जा सकता है कि विटामिन B12 किसमें पाया जाता है? तो ये हो जाएगा हम लोग कोबाल्ट में विटामिन B12 पाया जाता है। अब आते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 57। तैलीय कागज़ कैसा है? तो हम लोग जानते हैं कि 3 पार्ट में हम लोग बांट सकते हैं, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट और ओपेक। तो जो ट्रांसल्यूसेंट होता है, जिसे आप पारभासक बोलते हैं, उसी को तैलीय कागज़ का एग्जाम्पल है। जैसे हम लोग कह सकते हैं कि उसमें आर पर तो जाते हैं प्रकाश के कण, लेकिन वो पूरी नहीं जाते, तो इसलिए हम लोग को थोड़ा बहुत दिखता है, नेग्लिजिबल टाइप का, लेकिन पूरा नहीं दिखता। तो ये हम लोग
लोग का हो जाएगा पारभाषक। अब आते हैं 58 पे, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की इकाई क्या है? तो देखिए लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की इकाई, इसका आंसर बहुत लोग गलत मारते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर हम लोग का होना चाहिए वो हो जाएगा हम लोग का मात्रक विहीन होता है, क्योंकि ये कंपैरिजन कर रहा है तो दोनों ऊपर और नीचे कट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 पे आते हैं, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होती है? तो विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। इसका रीज़न ये है कि निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। अब आते हैं हम लोग हवा में, तो उससे कम होती है, और कांच में सबसे कम होती है। अब आते हैं 60 पे, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है? तो ये क्वेश्चन घुमाने वाला है, तो वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा कम होती है, अधिक नहीं होती है। अब आते हैं क्वेश्चन 61 पे, लेंस के मुख्य फोकस की दूरी संख्या कितनी होती है? तो लेंस के मुख्य फोकस की संख्या हम लोग का 2 होता है। एक इस तरफ भी होता है, जैसे लेंस मान लिया जाए अगर हम लोग बनाते हैं इस तरह से लेंस, तो एक फोकस यहाँ से यहाँ हो जाएगा, एक यहाँ हो जाएगा, तो हम लोग का 2 फोकस होता है। अब आते हैं 62 पे, 62 क्वेश्चन है, विद्युत का अच्छा चालक कौन है? तो विद्युत का अच्छा चालक अगर पूछा जाए तो वो हो जाएगा चांदी। अब आते हैं 63 पे, शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है, किसका? तो ऋण इलेक्ट्रोड मतलब कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड। तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड हम लोग जानते हैं कि जस्ता का बना होता है, जिसे Zn कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 पे आते हैं, 1 जूल का मान कितना होता है? तो 1 जूल का मान होता है 4.18 कैलोरी। अब आते हैं 65 पे, वनस्पति तेलों में होती है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम लोग का जो पूछा गया वनस्पति तेलों में क्या होता है? तो लंबी श्रृंखला होती है और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। तो लंबी श्रृंखला और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन मतलब अनसैचुरेटेड। तो यहाँ पे आंसर जो हम लोग करेक्ट होगा ये हो जाएगा बी, लंबी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं। क्वेश्चन नंबर 66 पे आते हैं, ब्यूटेन में कितने समावयवी है? तो अगर ब्यूटेन में पूछा जाए तो उसमें हो जाएगा 2 समावयवी, ब्यूटेन में 2 समावयवी। और अगर पेंटेन में पूछा जाए उसमें 3 हो जाएगा, नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन, एन पेंटेन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पे, मेंडलीफ के आवर्त सारणी के नियम में तत्व का वर्गीकरण का आधार क्या था? तो अगर मेंडलीफ के बारे में पूछा जाए तो उनका परमाणु द्रव्यमान था, और तत्व हम लोग जानते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जिसको मोस्ले ने खोजा है, तो उसके बारे में 1913 में खोजा गया। ये सब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 68 पे आता है, अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या होता है? तो अमोनिया हम लोग लिखते हैं NH3, तो NH3 में नाइट्रोजन 1 होता है और हम लोग का हाइड्रोजन 3 होता है। तो नाइट्रोजन पहले पूछा, हाइड्रोजन बाद में पूछा, तो 68 का हम लोग का जो करेक्ट आंसर वो डी हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग का जो होने वाला है वो हो जाएगा हम लोग का 1:3। अब आते हैं 69 पे, निम्न में से कौन कमरे की तापक्रम पर द्रव्य रहता है? तो कमरे की तापक्रम पर अगर द्रव्य पूछा जाए तो इसमें हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा एसिटिलीन कहते हैं। तो एसिटिलीन यानी इसका जो हम लोग का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इथाइन। तो 69 का हम लोग का बी हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग आगे, तो आगे जो हम लोग का क्वेश्चन है, सॉरी ये क्वेश्चन दूसरा समझ गया था, तो इसका इथाइन नहीं होगा, वो क्वेश्चन दूसरा था, तो शायद वो भी क्वेश्चन आगे आएगा। तो इसका जो एथेनॉल हो जाएगा, एथेनॉल कमरे की ताप पर हम लोग का द्रव्य रहता है। इसका करेक्ट आंसर सही कर लीजिए, इसका करेक्ट आंसर 69 का सी हो जाएगा। अब आते हैं 70 का, क्योंकि एथेनॉल हम लोग जानते हैं जिसे अल्कोहल भी बोलते हैं बहुत लोग, और वो पीने वाले पदार्थ होता है जिसे पेय पदार्थ बोलते हैं, और ये नशा का पदार्थ होता है, इसलिए इसे अवॉइड करना चाहिए। अब आते हैं 70 पर, सिरका में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो अगर सिरका में पूछा जाए तो वो हो जाएगा एसिटिक एसिड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 71 में, निम्न में से कौन कार्बन के अपरूप है? तो कार्बन के अपरूप ग्रेफाइट भी है, हीरा भी है, बकमिंथर फुलरेंस भी है, C60 का होता है अप्रूप इसका। तो इनमें से सभी हो जाएगा, कोई नहीं गलत दिया है, इनमें से सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। अब आते हैं 72 पे, एक अनुसूत्र परंतु विभिन्न सूत्र वाले यौगिक क्या कहलाते हैं? तो एक अनुसूत्र एवं विभिन्न सूत्र वाले यौगिक समावयवी कहलाते हैं, जिसको आइसोमेरिज्म कहते हैं, आइसोमर। अब आते हैं 73, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त किया जाता है? तो दाढ़ी बनाने के लिए हम लोग जानते हैं कि हम लोग का जो फेस होता है उसके हिसाब से बड़ा दिखना चाहिए। तो बड़ा किस में दिखता है? तो बड़ा हम लोग का दिखता है अवतल दर्पण में, उत्तल में तो दिखेगा नहीं, समतल में बराबर दिखता है। अब आते हैं 74 पे, श्वेत प्रकाश वर्णक्रम में किस रंग की किरण का विचलन सबसे अधिक होता है? तो विचलन अगर पूछा जाए सबसे अधिक बैगनी का होगा, सबसे कम विचलन होता है लाल का। अब आते हैं 75 का, तो 75 क्वेश्चन, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? तो समतल दर्पण की अगर फोकस दूरी पूछे तो वो हो जाएगा अनंत, और अगर इसका पावर पूछा जाए मतलब कि क्षमता, तो आवर्धन क्षमता उसका हो जाएगा 0। तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग का जो होगा वो अनंत हो जाएगा। 76 पे आता है, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा बने, वास्तविक बने और समान आकार का बने? तो देखिए अवतल दर्पण के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो अवतल दर्पण मान लिया जाए ये है, यहाँ पर हम लोग का फोकस है और यहाँ पर हम लोग का सेंटर है। तो यहाँ पर अगर सेंटर पर हम लोग वस्तुओं को रखेंगे तो यहाँ पर जब टकराएगा तो टकराने के बाद हम लोग का यहाँ से फोकस से आएगा नीचे, और दूसरा हम लोग यहाँ डालेंगे तो यहाँ से भी नीचे आएगा। तो ये जो बनेगा इस सेंटर ही पे बनेगा, समान आकार का बनेगा। तो इसका जो हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का फोकस के बाद जो हम लोग का जो सेंटर आता है, तो सेंटर पर, सेंटर आंसर हो जाएगा वक्रता केंद्र पर। अब आता है 77 पे, 77 क्वेश्चन बोला है,
तारे के टिमटिमाने का कारण क्या है? तो अगर तारे के टिमटिमाने का कारण हम लोग से पूछा जाएगा तो इसका जो कारण हो जाएगा वो हो जाएगा वायुमंडलीय अपवर्तन। 78 पे आते हैं, मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व होता है। तो बहुत लोग इसका आंसर 1 आउट ऑफ 10 मारते हैं, लेकिन ये आंसर बिल्कुल करेक्ट नहीं है। अब आता है हम लोग का जो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा 1 आउट ऑफ 16। तो ये थ्योरेटिकल वैल्यू है, ये याद करने की बात है। तो इसका आंसर हम लोग 78 का बी मारेंगे, बी हम लोग का बिल्कुल करेक्ट है। 79 पे आता है उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो मतलब अगर उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब कब प्राप्त होता है? तो हम लोग जानते हैं कि जब वस्तु उत्तल दर्पण में सीधा एवं हरासित हो, मतलब कि जब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि उत्तल दर्पण इस तरह से नहीं बल्कि इस तरह से बनेगा, और बनने के बाद उत्तल दर्पण का बना काल्पनिक प्रतिबिंब किस तरह होता है? तो उत्तल में हम लोग कहीं पे भी रख दे, अगर अनंत पे भी रख दे तो हम लोग का जो लाइन ऐसे जाएगा फोकस के द्वारा, यहाँ से ऐसे निकलेगा और यहाँ पे जाके कोई छोटा सा इमेज बनेगा। तो इसमें हम लोग का जो इमेज बनता है काल्पनिक प्रतिबिंब किस तरह का होता है वो हो जाएगा सीधा और हरासित। अब आते हैं 80 पे। अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है किसका? तो m होता है, पहले हम लोग याद रखेंगे v बड़ा है तो v ऊपर होगा, u छोटा है तो u नीचे होगा, तो v बाई u हो जाएगा। अब आते हैं 80 क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद हम लोग 2021 का सेकंड मतलब कि द्वितीय पाली के क्वेश्चंस करते हैं। द्वितीय पाली के क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? तो लेंस के लिए प्रयुक्त वो पदार्थ नहीं किया जा सकता जिसमें प्रकाश r पर नहीं हो। तो r पर किस में नहीं होगा? तो पीतल में नहीं हो। इसका करेक्ट आंसर हम लोग का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते, निम्न में से कौन संख्या प्रकाश के अपवर्तन के नियम के लिए सही है? तो प्रकाश का अपवर्तन हो या परावर्तन हो, दोनों के दो ही नियम है। अब आते हैं 3 पे, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर बनता है उसे क्या कहते हैं? तो आँख के जिस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसे रेटिना कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, किसी माध्यम में अपवर्तनांक म्यू का मान क्या होता है? तो म्यू का मान होता है साइन आई बाई साइन आर। तो इसे याद करने का तरीका जो आप लोग भूल जाते हैं, तो आई बड़ा है कि आर बड़ा है? तो आई बड़ा है तो आई छोटा है तो आई ऊपर रहेगा, आर बड़ा है तो आर नीचे रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग का जो होता है साइन आई बाई साइन आर। अब आते हैं हम लोग आगे, तो आगे क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में पूछा गया है कि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर है, तो ये गोलीय दर्पण कैसा होगा? तो हम लोग जानते हैं फोकस दूरी अगर हम लोग चिन्ह परिपाटी से देखेंगे तो उस हिसाब से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से अगर हम लोग देखेंगे तो कोई भी दर्पण हम लोग मान लें, अवतल माने या उत्तल माने, चलिए उत्तल ऐसे मान लेते हैं। अब इसका बोला फोकस दूरी प्लस 20, तो प्लस 20 फोकस दूरी, देखिए अवतल का फोकस दूरी तो इधर रहता है, तो इधर जो हम लोग का हो जाए यहाँ से पोल ऐसे मानेंगे। तो पहले अवतल का केस लेते हैं, चलिए अवतल का केस ले रहे हैं। तो अवतल का केस मान लिया जाए, यहाँ से हम लोग चिन्ह परिपाटी ढूंढे तो इधर से पॉजिटिव हो जाएगा, इधर नेगेटिव हो जाएगा। तो फोकस दूरी अवतल का क्या होता है? तो अवतल का नेगेटिव होगा, क्योंकि अवतल का फोकस दूरी इस तरफ रहता है, ये नेगेटिव कोऑर्डिनेट में आएगा। आप लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े होंगे, चैप्टर 6 या 7 है क्लास 10 के मैथ का। अब आते हैं हम लोग उत्तल पे देखते हैं, तो उत्तल पे क्या होगा हम लोग का? तो उत्तल पे यहाँ पे हो जाएगा, देखिए उत्तल का चित्र बनाते हैं, चित्र बन गया उत्तल का। तो इसका जो फोकस दूरी ये पॉजिटिव तरफ होता है, क्योंकि फोकस दूरी इधर ही होता है, जिसके द्वारा यहाँ पे लाइट इस तरह से बेंड होकर मुड़ता है, अगर कोई लाइट यहाँ से ऐसे आ रहा है तो चलिए हम लोग जो इसका आंसर देखते हैं। तो इसका हम लोग का क्वेश्चन था एक गोलीय दर्पण में, तो प्लस 20 है, तो प्लस अगर जहाँ होगा वहाँ उत्तल हो जाएगा अगर दर्पण की बात हो तो, और अगर लेंस की बात हो तो वही कंडीशन अप्लाई होगा। ऐसे लेंस में अभी हम लोग चर्चा करेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या होता है? तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण अपवर्तन होता है। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन 7 है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो ये क्वेश्चन वही घुमा के पूछ दिया जो क्वेश्चन ऊपर हम लोग से पूछा। तो 7 का जो हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऋणात्मक। अवतल दर्पण की ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण की धनात्मक होती है। क्वेश्चन है, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f तथा उसकी वक्रता त्रिज्या r है, तो निम्नांकित में कौन संबंध सही है? तो हम लोग जानते हैं कि जो फोकस होता है वो r और r मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है, तो उसका हाफ हो जाएगा तो r बराबर 2f हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग का हो जाएगा r बराबर 2f, मतलब 8 का हम लोग का हो जाएगा b। 9 पे आते हैं, क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का उपयोग होता है? तो अगर इलेक्ट्रॉनिक हीटर की कुंडली बोले वो हो जाएगा नाइक्रोम। नाइक्रोम होता है निकल और क्रोमियम का मिश्र धातु जिसे एलॉय कहते हैं। और अगर विद्युत बल्ब में पूछेगा तो बल्ब में टंगस्टन होता है। ये दोनों में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, तो इसलिए आप लोग याद रख लेंगे। कहीं भी देखिएगा हीटर तो नाइक्रोम, और अगर देखिएगा बल्ब तो वो हो जाएगा टंगस्टन। अब आते हैं क्वेश्चन 10 पर, 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान कितना होता है? तो विद्युत ऊर्जा का मान कहीं पर भी 10⁶ देख लीजिए, तो इंटू 3.6 हो जाएगा, तो वो हम लोग का करेक्ट आंसर होगा जूल में,
क्योंकि जो ऊर्जा का मात्रक होता है वो होता है जूल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11, किलोवाट पर आवर एक इकाई है। तो देखिए किलोवाट पर आवर हो या किलोवाट आवर हो, दोनों किसकी इकाई होती है? तो 11 का हम लोग का हो जाएगा ऊर्जा की। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, विद्युत फ्यूज धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत फ्यूज धारा के ऊष्मीय सिद्धांत पर काम करता है। और हाँ, ये जो 11 का क्वेश्चन है ये थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल है, क्योंकि ऐसे किलोवाट आवर ही सिर्फ रहता है, ऐसे पर आवर नहीं देता है क्वेश्चन में। तो हम लोग का जो यहाँ पे आंसर होगा तो यही होगा, लेकिन हम लोग को यही मारना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बिहार बोर्ड जो ऑफिशियल आंसर की लॉन्च किया था उसमें हम लोग का आंसर यही मारा हुआ था, इसलिए हम लोग को ज़्यादा इधर उधर जाना नहीं है। अगर बोर्ड के ओरिएंटेड स्पेसिफिक पढ़ रहे हैं तो इसका आंसर हम लोग का ए हो जाएगा। अब आते हैं 13 पे। 13 क्वेश्चन है, वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो वोल्ट मीटर की अगर बात की जाए तो वोल्ट मीटर में विद्युत परिपथ में एकदम समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा, और अगर एम मीटर हो तो एम मीटर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर 13 का हम लोग का बी हो जाएगा। 14 पे आते हैं हम लोग। तो 14 का क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने के लिए किसे प्रयुक्त किया जाता है? तो दो बिंदुओं के बीच जिसे विभवांतर मापा जाता है वो हो जाएगा वोल्ट मीटर। अब आते हैं 15 पे, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो जल विद्युत संयंत्र अगर बोले वाटर साइकिल टाइप का जो होता है उससे वाटर निकाला जाता है। विद्युत संयंत्र मतलब एक युक्ति है जिसके द्वारा जल से विद्युत बनाया जाता है, मतलब पानी से इलेक्ट्रिसिटी को निकाला जाता है। तो वो हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा, जो हम लोग का पोटेंशियल एनर्जी पानी में स्टोर रहता है उसी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जाता है। क्वेश्चन 16 पे आते हैं। 16 क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? तो ये क्वेश्चन का जो आंसर होता है वो अकीरीय गैस, जिसको नोबेल गैस कहते हैं, वो हो जाएगा हम लोग का आंसर। तो इसमें बहुत लोग नाइट्रोजन भी मारते हैं, हालांकि दोनों ऑप्शन सही था, ये बात याद रखें। नाइट्रोजन भी सही था, निष्क्रिय गैस जिसे अकीरीय गैस कहते हैं ये भी सही था, क्योंकि इनर्ट गैस भरा जाता है क्योंकि अंदर कोई रिएक्शन ना हो जाए। लेकिन नाइट्रोजन भी एक इनर्ट गैस ही की तरह व्यवहार करता है, इसका आंसर दोनों करेक्ट हो जाए। इसलिए एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन है तो मेरा सजेशन ये क्वेश्चन आप लोग पॉज कर दे। तो चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। 17, एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो उसका पीएच मान कितना हो सकता है? तो नीले लिटमस पत्र को लाल कौन करेगा? वही करेगा जो एसिड होगा। तो एसिड का पीएच मान 7 से कम होता है, 7 तो होगा नहीं, 9 भी नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, तो 2 हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन 18 पे। 18 है, बेंजीन का अनुसूत्र क्या है? तो बेंजीन हम लोग जानते हैं C6H6 होता है, तो इसका अनुसूत्र C6H6 अगर इससे बनाया जाए तो इस तरह से ऐसे बनेगा बेंजीन। अब बेंजीन में अगर या तो यहाँ पे बॉन्ड हो एक स्पेसिफिक अल्टरनेट बॉन्ड, या तो यहाँ पे हम लोग का डायरेक्ट रिंग हो जाए तो बेंजीन ऐसे बनेगा, मतलब ये पेंटा बन गया गलती से, यहाँ पे हेक्सा होगा तो यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन टाइप का बनता है, और इस तरह से बेंजीन में एक रिंग होता है। और यहाँ पे हाँ, अगर ऊपर में ऐसे करके OH ऐड कर दिया जाए तो OH ऐड करने के बाद जो हम लोग का बनेगा, जैसे एक स्ट्रक्चर हम बना देते हैं कि इस तरह से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किसका स्ट्रक्चर है, तो ये जो यहाँ पर ऊपर OH जो ऐड हो जाएगा तो ये हम लोग का फिनॉल का स्ट्रक्चर, इसका हो जाएगा C6H5 और OH। तो इसका जो हम लोग का एक फार्मूला होता है फिनॉल का, तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फिनॉल का हो जाएगा C6H5 और OH, और अगर हम लोग का बेंजीन पूछा है तो वो हो जाएगा C6H6। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन 19 पर। इथिल अल्कोहल का IUPAC नाम क्या है? तो इथिल अल्कोहल मतलब हो गया इथाइल, मतलब मिथाइल एक कार्बन, इथाइल 2 कार्बन, तो 2 कार्बन हम लोग का हो गया। अब आता है अल्कोहल, तो अल्कोहल होता है कितना? OH, तो OH होता है, तो OH से पहले हम लोग जानते हैं अल्कोहल का होता है CnH2n + 1 OH, तो 2C2H5 और OH, तो C2H5OH किसका होता है? तो C2H5OH हम लोग जानते हैं इथेनॉल का होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। CnH2n निम्न में से किसका सामान्य सूत्र है? तो CnH2n निम्न में से एल्कीन का सामान्य सूत्र है, और एल्केन का अगर पूछा जाए तो वो हो जाएगा CnH2n + 2, और अगर एल्काइन का पूछा जाए तो वो हो जाएगा -2। अब आते हैं हम लोग आगे, तो आगे क्वेश्चन है 21 पे। 21 का क्वेश्चन है, लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो लोहे की परमाणु संख्या 26 हो जाएगी। 22 पे आते हैं, स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावा अन्य तत्व रहते हैं। तो लोहा और कार्बन के अलावा नाइक्रोम रहते हैं, मतलब कि निकेल और क्रोमियम। तो इसका आंसर हम लोग करेक्ट हो जाएगा 22 का C। क्वेश्चन नंबर 23, पीतल है, तो पीतल याद करने का तरीका है, अगर इसका एलॉय पूछा जाए किसका है तो पीताजी, मतलब पीतल तांबा और जिंक का है, और वो क्या है? तो पीतल एक मिश्र धातु है जिसे एलॉय कहते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन 24 पे, निम्नलिखित में कौन यौगिक अम्ल है? तो अम्ल हम लोग जाने हैं जिसमें H+ आयन हो, तो CuO, ये हम लोग का किसका? मेटल ऑक्साइड है, और मेटल का ऑक्साइड मतलब धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति का होता है, तो ये हम लोग का अम्ल नहीं होगा। Na2O, ये भी धात्विक ऑक्साइड है, ये भी क्षारीय प्रकृति के होंगे। CaOH होल्टवाइस, यहाँ पे OH है तो ये भी क्षार होंगे, तो ये तीनों हम लोग का बेस हो जाएगा, तो यहाँ पे एसिड होगा H2SO4। तो इसका जो करेक्ट आंसर हम लोग का हो जाएगा वो हो जाएगा 24 का B। अब आते हैं 25 पे। 25 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक है? तो
और प्राकृतिक सूचक हम लोग का हल्दी भी हो जाएगा, मिथाइल ऑरेंज भी हो जाएगा, फिनाफ्थिलीन भी हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हम लोग का डी हो जाएगा, जिसमें इनमें से सभी होगा, कोई नहीं गलत है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। यहाँ पे एग्जाम में सही क्वेश्चन होगा, ये प्रिंटिंग में गलत हो गया होगा। अब आते हैं 26 पे। OH अभिक्रियाशील मूलक में यौगिक का नाम क्या है? तो OH अल्कोहल का होता है, और अम्ल का हम लोग का यहाँ पे पूछता नहीं है। अम्ल से यहाँ पे हम लोग का कार्बोक्सिलिक अम्ल से एग्जाम्पल उदाहरण दिया जा सकता है, तो उसका हो जाएगा COOH, और एल्डिहाइड का CHO होता है, कीटोन का हम लोग का हो जाएगा CO। अब आते हैं 27 पे। 27 क्वेश्चन हम लोग का कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है? तो 27 का जो हम लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इथाइन। जिसे हम यही क्वेश्चन की बात कर रहे थे, हम ऊपर बता दिए थे, गलती से मेरा दिमाग वहाँ चला गया था। तो अब आते हैं हम लोग का जो क्वेश्चन है, तो इसमें एसिटिलीन का निर्माण होता है जो इथाइन ग्रुप के होता है। तो अब आते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन हम लोग का 28। तो ओजोन के एक अणु के ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो ओजोन का एक अणु में ऑक्सीजन कितना परमाणु का संख्या होता है? तो ये हो जाए O3। O3 हम लोग का जानते हैं कि अगर UV रेज पड़ेगा सूरज का लाइट, तो डिप्लेशन से O2 + O बन जाता है। तो ये क्वेश्चन हम लोग का पूछा जाएगा, तो इसका आंसर हम लोग का हो जाएगा O3। तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग का जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3। अब आते हैं 29 पे। कमरे की ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु। तो धातु अगर पूछेगा तो वो हो जाएगा पारा, अधातु पूछेगा तो वो हो जाएगा ब्रोमीन। सॉरी, यहाँ पे मतलब लिक्विड में ब्रोमीन नहीं होगा, वो दूसरा चीज़ था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। सरलतम हाइड्रोकार्बन है, तो सरलतम हाइड्रोकार्बन हो जाएगा हम लोग का मीथेन। मीथेन हम लोग का सरलतम हो जाएगा, मतलब कि CH4। तो CH4 यहाँ पे हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है? तो क्षारीय ऑक्साइड किसे कहते हैं? अधात्विक ऑक्साइड को क्षारीय ऑक्साइड कहते हैं। तो यहाँ पे पहले धातु के ऑक्साइड को हम लोग देख लेंगे। तो अधात्विक ऑक्साइड को अम्लीय ऑक्साइड कहते हैं, धातु के ऑक्साइड को क्षारीय ऑक्साइड कहते हैं। धातु के ऑक्साइड ये है, तो हम लोग का करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। और ये सब अधातु के ऑक्साइड, ये सब अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 पे। बेकिंग पाउडर का मिश्रण किसका है? बेकिंग पाउडर किसका मिश्रण है? तो बेकिंग पाउडर इसका जो हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा 32 का, वो हो जाएगा हम लोग का डी। बेकिंग पाउडर NaCO3 + टार्टरिक एसिड का मिश्रण है। ऐसे एसिटिक एसिड का मिश्रण यहाँ पे नहीं होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 33। न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा दिया गया? तो न्यूक्लियस शब्द रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा कब दिया गया? 1831 में दिया गया। रॉबर्ट हुक के द्वारा क्या दिया गया? 1665 में। ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूली, मतलब कि सेल जो है हम लोग का 1665 में डिस्कवरी हुआ, जिसको सेला कहा गया। सेला मतलब होता है कमरा। और हाँ, ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूली जो मैं बोल रहा था अभी, वो हो जाएगा रुडोल्फ विर्चो। इन्होंने ये एक थ्योरी दिया था, मतलब कि ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूली का मतलब होता है एक सेल पहले से लिविंग सेल से ही जिंदा हुआ है, मतलब कि अ सेल इज डेराइव फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो इसके अलावा हम लोग का यहाँ पे इतना आंसर सही हो सकता था, लेकिन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस किया गया है। इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाए वो हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउन। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है? तो अगर पौधों में जमा होने की बात हो, वो स्टार्च के रूप में जमा हो जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। ऐसे ये वाला कंफर्म कर लीजिए, ऐसा हमको जहाँ तक लगता है स्टार्च ही होगा। अब आते हैं 35 पे। तो प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किसने लिखा? तो द माइक्रोग्राफिया ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पुस्तक है। इसको लिखने वाले जो थे वो हो जाएगा हम लोग का रॉबर्टसन। तो रॉबर्टसन नहीं होगा, सॉरी, ये हो जाएगा रॉबर्ट हुक। सॉरी, रॉबर्ट हुक हम लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा माइक्रोग्राफिया का। तो ये जब सेल का डिस्कवरी किए तो 1665 में, उसके बाद वो अपनी थ्योरी को एक्सप्लेन किए कि सेल इस टाइप का हमको दिखा था, तो वही माइक्रोग्राफिया बुक में लिखे थे। माइक्रो मतलब होता है स्मॉल, ग्राफिया मतलब होता है किसी के बारे में आरेख खींचना। अब आते हैं हम लोग 36 पे। 36 का है, पौधों में और पशुओं में कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो पौधों और पशुओं में कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन कोशिका विज्ञान कहलाता है। और यहाँ पे अगर हम लोग का पूछ सकता है कि अनुवांशिक किसे कहा जाता है? अनुवांशिक एक जेनेटिक्स को कहते हैं, जिसे हम लोग डायरेक्ट ऐसे समझ सकते हैं कि माता पिता के ट्रेट कहते हैं जीन के होमोलोगस पेयर को। तो जो माता पिता के ट्रेट है या एलील है, तो वो दूसरे संतान में जाकर उनमें माता पिता के कैरेक्टर को डेवलप करे, उसे ही अनुवांशिकता कहते हैं। तो इसे हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। इसके पिता हम लोग ग्रेगर जॉन मेंडल को तस्लीम करते हैं। अब आते हैं हम लोग साइटोजेनेटिक्स, मतलब जेनेटिक विज्ञान में जो मतलब सेल का जो यूज़ होता है उसे साइटोजेनेटिक्स कहते हैं। ऊतक विज्ञान मतलब टिश्यू कल्चर, टिश्यू विज्ञान मतलब टिश्यू साइंस। तो ये सब हो जाएगा। तो इसका जो हम लोग करेक्ट आंसर होगा वो हम लोग का हो जाएगा 36 का भी। अब आते हैं क्वेश्चन हम लोग ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, अब जल्दी सिर्फ आंसर मारेंगे क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया है। मानव हृदय घिरा होता है, तो किससे घिरा होता है? वो पेरिकार्डियम से। अगर पूछा जाए फेफड़ा, तो फेफड़ा हो जाए प्लूरल कैविटी से। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 38। बीजांड की ओर पराग नालिका की वृद्धि क्या कहता है? तो बीजांड की ओर पराग नालिका की वृद्धि कीमोट्रोपिज्म कहते हैं।
श्वेत रक्त कोशिकाओं में जीवन अवधि कितनी होती है? श्वेत में सबसे कम जहाँ ऑप्शन में रहे वो मार दीजिए, 12 से 20 दिन। ऐसे इसका 24 घंटा से लेके बहुत महीनों तक भी जिंदा रहता है, लेकिन 12 से 20 दिन यहाँ पे हम लोग का ज़्यादा करेक्ट आंसर लग रहा था, इसीलिए यही करेक्ट होगा। 40 बात है, पितरथ कहाँ से स्रावित होता है? पितरथ हम लोग जानते हैं कि यकृत से स्रावित होता है। क्वेश्चन नंबर 41, किसी जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता, तो हीमोग्लोबिन पक्षी में होता है, मनुष्य में होता है, मक्खी में नहीं होता। मक्खी में हम लोग जानते हैं कि हीमोग्लोबिन की तरह हीमोसाइनिन, फाइकोइरिथ्रिन दूसरा प्राणी में होता है, जैसे आर्थ्रोपोड हो गए और भी मोलस्कस हो गए। तो उसके अलावा हम लोग आते हैं 42 पे, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो अगर हीमोग्लोबिन की कमी से पूछा जाएगा तो यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा एनीमिया। पीलिया हम लोग का हो जाएगा जॉइंटिस जिसे कहते हैं, जिसमें लीवर इनलार्ज हो जाता है, मतलब लीवर बड़ा हो जाता है। और उसके अलावा जॉइंटिस में हम लोग के बॉडी पूरा येलो दिखने लगता है। इसके अलावा हम लोग डायरिया, तो डायरिया में हम लोग का दस्त हम लोग का हो जाता है, बॉडी से पूरा पानी का डिहाइड्रेशन हो जाता है। मधुमेह जिसे हम लोग कहते हैं शुगर, तो शुगर इंसुलिन की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं, मनुष्य में आहार नाल में अवशेषीय अंग कौन है? तो आहार नाल में वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स अवशेषीय अंग है। क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से कौन ट्रिप्सिन एंजाइम पर कार्य करता है? तो ट्रिप्सिन एंजाइम पर जो कार्य करता है उसका नाम हो जाएगा हम लोग प्रोटीन का पाचन, मतलब ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन में वर्क करता है और प्रोटीन को पचाता है। क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं, मुख गुहा के आहार में कौन सा भाग पाचन होता है? मतलब मुख गुहा, मुंह में क्या पाचन होता है? तो कार्बोहाइड्रेट होता है, जिसे हम लोग टाइलिन में कन्वर्ट होता है, टाइलिन में कन्वर्ट होकर कुछ सिंपलेस्ट शुगर बनता है। तो इसका हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। 46 क्वेश्चन हम लोग का, ऑक्सीजन का वाहक कौन है? तो ऑक्सीजन का वाहक हम लोग आरबीसी होता है। आरबीसी कैसे होता है? तो आरबीसी होता है हीमोग्लोबिन से। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करके पूरे बॉडी तक पहुंचाता है, तो हीमोग्लोबिन आरबीसी में पाया जाता है, इसलिए हम लोग आरबीसी करेक्ट मारेंगे। अब आते हैं 47 पे, रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है, मतलब शुगर का लेवल कौन नियंत्रित करता है? तो शुगर का लेवल रक्त में इंसुलिन नियंत्रित करता है। प्रोजेस्टेरॉन मेंस्ट्रुअल साइकिल को जब इम्प्लांट होता है बेबी यूट्रस में, तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई हो जाता है, जिसकी वजह से वो इम्प्लांट कर जाता है। तो प्रोजेस्टेरॉन हम लोग जानते हैं कि प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक हार्मोन है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी इसका लेवल ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का बढ़ता घटता रहता है, जिसके कारण से ब्लीडिंग होता है। और इसके अलावा ईस्ट्रोजन हो जाएगा, तो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों साथ वर्क करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में। रिलैक्सिन हो जाता है, तो ये एक हार्मोन होता है जो मदर बॉडी से सीक्रेट होता है एट द ड्यूरिंग ऑफ पार्चुरेशन, मतलब जब बच्चा को बर्थ देगी माँ तभी उसके बॉडी सीक्रेट होता है, जिसके द्वारा उसका जो पेल्विक रीजन होता है, हिप का रीजन, वो थोड़ा खुल जाता है। खुलने के बाद बेबी आराम से बाहर आ जाता है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 पे। 48 है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका है। क्वेश्चन 49, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम? परावर्तन हो या अपवर्तन हो, दोनों के दो नियम है। क्वेश्चन नंबर 50, अवतल लेंस का आवर्धन होता है, तो अवतल लेंस का आवर्धन होता है V/U। क्वेश्चन नंबर 51, दर्पण का सूत्र क्या होता है? तो मिरर में माइनस नहीं होता है, ये आप लोग याद रखने का तरीका है, हम तो ऐसे याद किए थे। 1+1/V + 1/U = 1/F, यहाँ पे इज इक्वल्स टू होगा, तो ये हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52, टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है, तो टिंडल प्रभाव क्या प्रदर्शित करता है, किसके द्वारा होता है? तो हम लोग जानते हैं कि टिंडल प्रभाव प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण होता है। 53, कौन सा लेंस हवा में अभिसारी होता है? देखो हवा में बोले कहीं भी बोले वो कोई मैटर नहीं करता, बस अभिसारी अगर पूछा जाए तो यहाँ पे 53 का जो हम लोग का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, उत्तल लेंस। अभिसारी लेंस में पूछेगा तो अभिसारी लेंस हो जाएगा उत्तल लेंस, और अगर दर्पण में पूछा तो वो हो जाएगा अवतल दर्पण। अब आते हैं हम लोग 54 पे, उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब होता है, तो उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है, वास्तविक कभी नहीं बनता। 54 का बी हो जाएगा। 55 पे आते हैं, प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होता है? तो प्रकाशिक माध्यम 3 प्रकार के होता है। पहला होता है ट्रांसपेरेंट, दूसरा होता है ट्रांसल्यूसेंट, तीसरा होता है ओपेक। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग का जो 55 के बाद आते हैं 56 पर। 56 है, डायनामो परिवर्तित करता है, तो डायनामो किसे किस में परिवर्तित करता है? तो हम लोग जानते हैं कि 56 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 57, 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, तो ये बिल्कुल करेक्ट नहीं होगा। और इसका जो हम लोग करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, मतलब कि सी भी हो जाएगा और डी भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 पे आते हैं। 58 है, खिलौनों में किस सेल का उपयोग होता है? तो खिलौनों में हम लोग जानते हैं सूखा सेल का उपयोग होता है। और हाँ, एक क्वेश्चन आप लोग को बता देते हैं एक बात, कि एग्जामिनेशन में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसका ऑप्शन गलत रहता है, और बहुत सारे ने मतलब 1 2 3 ऐसा हो जाता है, तो वो सब क्वेश्चन को पॉज कर दीजिए। अगर आप लोग को 70 क्वेश्चन दे रहा है तो 70 में आप लोग अगर 35 बनाना है तो वैसा क्वेश्चन बनाइए जो आप लोग 100% कन्फर्म है। अगर थोड़ा भी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन, अगर नेट पे कुछ और आंसर बता रहा, गाइड में कुछ और बता रहा और आपकी किताब में कुछ और है, तो सबसे पहले प्रीफर करें किताब को। लेकिन आप उससे भी पहले प्रीफर करें कि अगर आपको उसके अलावा कोई और क्वेश्चन आ रहा है तो उसे टच कर लीजिए, ये क्वेश्चन को टच करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 59 पे, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो कार्य करने की क्षमता अगर पूछा
जाए तो उसको ऊर्जा कहते हैं। अगर कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहेंगे तो उसके अलावा अगर पूछेगा ऊर्जा को प्रति टाइम में, मतलब कि एक टाइम में, मतलब ऊर्जा हो गया वर्क मान लिया जाए, इसको पर टाइम अगर बोले जाए तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा पता है? तो ये हम लोग का जो हो जाएगा तो वो हो जाएगा हम लोग को वाट बाई टाइम, मतलब पावर बाई ऊर्जा बाई टाइम इज इक्वल्स टू पावर, मतलब शक्ति होता है। शक्ति का यूनिट वाट होता है। अब आते हैं हम लोग आगे, क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्न में से कौन विस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है? तो हम लोग जानते हैं ये हो जाएगा वियोजन अभिक्रिया, और ये हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया, और ये NaOH प्लस HCl। तो यहाँ पे हम लोग का क्या बनता है? HCl हो जाएगा हम लोग का एसिड, NaOH हो जाएगा बेस, तो एसिड प्लस बेस बनता है साल्ट प्लस वाटर। तो ये हम लोग का अभिक्रिया नहीं होगा, तो इसका आंसर हम लोग का सी करेक्ट होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग का जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी। तो सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। अब आते हैं 61 पे। 61 है सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है? सिल्वर क्लोराइड का रंग हल्का भूरा से लेकर काला तक होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पे, निम्न में से लवण कौन है? तो लवण अगर पूछा जाए साल्ट हम लोग का NaCl हो जाएगा। इसमें OH ग्रुप है, तो OH ग्रुप वाले हम लोग जानते हैं कि OH ग्रुप वाले हम लोग का बेस होते हैं, और HCl ये एसिड होते हैं, KOH ये भी बेस होंगे। अब आते हैं हम लोग आगे 63 पे, तूतिया नीला थोथा का अनुसूत्र क्या है? तो नीला थोथा का अनुसूत्र हो जाएगा CuSO4 × 5H2O। हरा थोथा के बारे में पूछा जाए तो यहाँ पे 5 के जगह पे हम लोग को 7 कर देंगे, और ये हो जाएगा CuSO4 × 7H2O। अब आते हैं 64 पे, गंधक के परमाणु संख्या कितने होते हैं? तो गंधक हम लोग जानते हैं सल्फर 16 नंबर पे आता है, 15 हो जाएगा हम लोग का 15 हो जाएगा फॉस्फोरस, और 14 हो जाएगा हम लोग सिलिकॉन, 17 हो जाएगा क्लोरीन। अब आते हैं हम लोग आगे आधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? तो आधातु के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 कार्बन क्या है? तो कार्बन हम लोग का एक आधातु है, तो क्वेश्चन 66 का हम लोग का बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब आते हैं 67 पे, तो 67 का आंसर हो जाएगा कौन? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इसका ख्याल रखेंगे कि जो हम लोग का एल्केन होता है, एल्केन हम लोग का संतृप्त होता है, तो एल्केन ये है, एल्केन ये है। तो एल्केन के अलावा जो एल्कीन और एल्काइन है वो हो जाएगा हम लोग का असंतृप्त। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, तो एरोमा मतलब होता है खुशबू देने वाला, तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हो जाएगा बेंजीन, जिसमें रिंग हो जाए वो मार देना, तो बेंजीन आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 पे आते हैं, निम्न में से कौन अक्रिय गैस है? तो अक्रिय गैस हीलियम हो जाएगा, नियॉन भी हो जाएगा, आर्गन भी हो जाएगा, क्रिप्टॉन भी हो जाएगा, जेनॉन भी हो जाएगा, रेडॉन भी हो जाएगा। 70 पे आते हैं, निम्न में से कौन उपधातु है? तो उपधातु अगर पूछा जाए हम लोग से, तो उपधातु हम लोग का ना ही कॉपर होगा, ना ही निकेल होगा, ना ही फेरस होगा, इसका Sb हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 पे आते हैं, पौधों में श्वसन होता है, तो पौधों में श्वसन अगर पूछ रहा है तो श्वसन हम लोग को ख्याल रखना है कि हर जगह होता है। यह यहाँ पे हम लोग का ये नहीं बोल रहा है कि हम लोग गैसों का आदान प्रदान किससे करते हैं, यहाँ पे श्वसन बोल रहा है ये हर जगह होगा। 72 पे आते हैं, कौन स्वपोषी है? तो स्वपोषी मतलब खुद से खाना बनाता है हरे पौधे। मछली परपोषी है, जो छोटे पौधे या प्लांट को खा के जीवन यापन करते हैं, कीट भी और अमीबा भी। तो इसके अलावा हम लोग कहते हैं 73 पे क्वेश्चन है, कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी निमोनिया है। डायरिया हम लोग का दस्त होता है, जिसे हम लोग कह सकते हैं मलेरिया हम लोग का मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है, जिस मच्छर में स्पोरोजोइट एक स्टेज होता है जो हम लोग को काटता है, तो हम लोग के बॉडी में आके RBC को रप्चर कर देता है। रप्चर करने के बाद हमारे RBC में दिक्कत होने लगती है, जिसके द्वारा हमें तेज़ फीवर, शिवरिंग, कपकपाहट और बुखार आने की संभावना रहती है। मधुमेह, शुगर, इसके बारे में बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। अब आते हैं 74 पे, एंड्रोजन क्या है? तो एंड्रोजन एक हार्मोन है जो मर्द में सेकेंडरी कैरेक्टर और प्राइमरी कैरेक्टर को भी डेवलप करता है और उसे रेगुलेट करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग का नर हार्मोन हो जाएगा। 75 पे आते हैं, रुधिर चाप नियंत्रित करता है, मतलब ब्लड प्रेशर। तो हम अभी बताए थे कि एड्रीनलिल ग्लैंड से जो हार्मोन सिक्रीट होता है वो हम लोग का आपातकालीन परिस्थिति में हम लोग की हिफाजत करने में मदद करता है, मतलब वैसे वैसे काम करा देता है जो काम हम लोग कभी कल्पना भी नहीं किया कि ये हम कर सकते। तो इसका एड्रीनल द्वारा हो जाएगा। अब आते हैं 76 पे, एक लिंगीय पादप का उदाहरण है। एक लिंगीय मतलब कि मोनोसेक्सुअल। तो मोनोसेक्सुअल होता है हम लोग का जिसमें दोनों प्लांट अलग अलग रहता है, हो जाए पपीता। पपीता के मेल और फीमेल दोनों प्लांट अलग अलग रहते हैं। कुछ किताब में उड़हुल मारा हो जो बिल्कुल गलत है, ये ऑथेंटिक आंसर हम बता रहे हैं। 76 का ए हो जाएगा। 77 पे आते हैं, निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो मादा जनन तंत्र का भाग अंडाशय भी है, गर्भाशय भी है, डिंबवाहिनी भी है, शुक्रवाहिका नहीं होगा। अब आते हैं 78, द्विखंडन पाया जाता है। तो द्विखंडन जैसा कि हम लोग जानते हैं अमीबा में भी पाया जाता है, पैरामीशिया में भी पाया जाता है, लिश्मेनिया में भी पाया जाता है। इनमें से सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, आप लोग बताएं कि लिश्मेनिया किसका पैथोजेन है? और लिश्मेनिया कालाजार मच्छर क्या है?
मतलब कालाजार मच्छर नहीं बोल सकते, कालाजार बीमारी है। और प्लेग किससे फैलता है, ये 3 क्वेश्चन है। पहला कि लेशमानिया किसका पैथोजेन है, मतलब किससे कौन सा बीमारी होता है। दूसरा कालाजार जो बीमारी है वो किसके द्वारा होता है और इस बीमारी में क्या होता है। और तीसरा जो होता है हम लोग का, तो तीसरा हम लोग का जो क्वेश्चन है वो प्लेग क्या है और प्लेग को कैसा डेथ कहते हैं, ब्लैक डेथ, येलो डेथ, ऑरेंज डेथ या वाइट डेथ। ये हम लोग का बिल्कुल करेक्ट है। आप लोग आंसर बताएं कमेंट में, आप लोग का आंसर पिन किया जाएगा। अब आते हैं 79 पे, टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है। तो टेस्टोस्टेरोन कहाँ से स्रावित होता है, तो टेस्टोस्टेरोन की बात हो तो वो हो जाएगा विरिशन से। विरिक मतलब किडनी से, तो किडनी के ऊपर जो एड्रिनल ग्लैंड्स होता है वहाँ से एड्रिनल ग्लैंड सिक्रीट करता है, वो यहाँ पे नहीं होगा, तो यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन विरिशन हो जाएगा। अंडाशय से हम लोग का यहाँ पे बिल्कुल नहीं होगा, ना ही थायराइड ग्लैंड से होगा। तो इसका हम लोग का करेक्ट आंसर हम लोग का ए हो जाएगा। 80 पे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है, तो 1.4 kg होता है। अगर ह्यूमन में फीमेल का पूछा जाए तो 1.2 kg और मर्द का पूछा जाए तो 1.4 kg अप्रॉक्सीमेटली हम लोग का बताया गया है। हम लोग का ये क्वेश्चन सारा कन्फर्म हो गया, ख़त्म हो गया। तो टोटल हम लोग का 160 क्वेश्चन था जो हम लोगों ने लगभग 50 मिनट में निपटा दिया। ये वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई क्योंकि जगह नहीं मिल रहा था बनाने का सही से। तो इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो आपकी इससे बेहतर आएगी। ये वीडियो में बहुत जगह आप लोग का वीडियो कट हो गया होगा, वीडियो कहीं कहीं पे क्लिप आप लोगों का यहाँ पे मिस्टेक हो गया होगा, कहीं कहीं पे वीडियो हट गई होगी और कुछ दूसरा स्लाइड आ गया होगा, तो इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। और नेक्स्ट वीडियो इससे बेहतर होगी। तब तक के लिए आप लोग 2021 का क्वेश्चन को रिवाइज़ कर लें और 2022 के क्वेश्चंस को आप लोगों को बस जल्दी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और उसके बाद SST के क्वेश्चन हो सकता है आज शाम तक आप लोग के सामने इस चैनल पर अपलोड कर दिया जाए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और जहाँ तक हो दोस्तों तक शेयर कर दे, सब्सक्राइब करे या ना करे कोई दिक्कत नहीं, बस शेयर कर दे कि अगले लोग देख ले तो उनका भला हो जाए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।